दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम नवीन लोक प्रशासन का विकास कब और कैसे हुआ, इसके विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से रहे, हनी प्रतिवेदन, मिन्नो ब्रुक प्रतिवेदन, इनकी विशेषताएं, नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उनका सही उत्तर दे सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन। दोस्तों 1960 के दशक का अंत पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के लिए उथल पुथल का रहा है। कई सामाजिक विषय जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र की तरह लोक प्रशासन में भी जो है ये उथल पुथल हुआ है। परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को सुलझाने में सफल नहीं हुआ। सामाजिक आर्थिक संकटों के कारण उत्पन्न हो रही नई मांगों और नई चुनौतियों का ये सामना नहीं कर पा रहा था। आणविक अस्त्रों से उत्पन्न आतंक की स्थिति, सामाजिक भेदभाव, वियतनाम युद्ध और वाटरगेट कांड के उपरांत अमेरिका में ये मांग लोकप्रिय हुई कि लोक प्रशासन को जन समस्याओं के समाधान के क्रम में ठोस और व्यवहारिक भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। रॉबर्ट टी ग्लोम्बुस्की ने कहा है कि लोक प्रशासन के लिए इस शताब्दी का 7वां दशक युद्ध के समान था। लोक प्रशासन के पुराने सिद्धांतों, मितव्ययिता और कार्यकुशलता को लोक प्रशासन की क्रिया प्रणाली के उद्देश्य के रूप में अपर्याप्त और अपूर्ण पाया गया। यानी कि जो पारंपरिक या परंपरावादी लोक प्रशासन था वो नई समस्याओं का सामना करने में समर्थ नहीं था। इस कारण नए लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई। प्रायः देखा गया कि उथल पुथल, अस्थिरता और अव्यवस्था के कालों में नवीन विचारों का उदय होता है, आप सभी जानते हैं, और वे परंपरागत शास्त्रों के विषयों को नवीन दिशा प्रदान करते हैं। और ये बात लोक प्रशासन के संबंध में बिल्कुल सही है। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वानों विशेषकर युवा वर्ग ने लोक प्रशासन में मूल्यों और नैतिकता पर विशेष बल देना प्रारंभ किया और ये कहा जाने लगा कि कार्यकुशलता और मितव्ययिता ही समस्त लोक प्रशासन का लक्ष्य नहीं है। यानी केवल कार्यकुशलता, संगठन, मितव्ययिता और अच्छा प्रशासन ये प्रशासन का, लोक प्रशासन का लक्ष्य नहीं है। इसमें मूल्य और नैतिकता भी होनी चाहिए, उसको मूल्योन्मुखी होना चाहिए। और इस नवीन प्रवृत्ति को नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी गई। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन नव युवक विद्वानों का आंदोलन है और उसके नवीन नारे हैं नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता, और नवीन लोक प्रशासन का मूल ध्येय मानव कल्याण है। यानी नई बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है। नवीन लोक प्रशासन के युवा विद्वानों का मत था कि मूल्यों और नैतिकता की आधारशिला पर आज की इमारत खड़ी की जा सकती है, और उनका मानना था कि परंपरागत लोक प्रशासन के सूत्र कुशलता और मितव्ययिता अब इस गतिशील प्रशासन के लिए अपर्याप्त और अव्यवहारिक शब्दावलियां हैं। शोध और अनुसंधान महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंधित होने चाहिए, और अब लोक प्रशासन के विद्वानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाधानों के लिए सुझाव देने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए होने वाले आंदोलन को भी सक्रिय नेतृत्व प्रदान करें। 1960-70 के दशक में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ। कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए जिनको कि नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। लोक प्रशासन को अपने प्रारंभिक समय में अनेक संकटों और चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ा, और आज लोक प्रशासन एक विकासशील शास्त्र के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इस तरह से अनेक बाधाओं, संकटों और उतार चढ़ाव को पार करता हुआ ये एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुका है जहां इसे नवीन लोक प्रशासन के नाम से पुकारा जाने लगा है। जिस प्रकार से लोक प्रशासन एक नया विषय है, तो नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी नई धारणा है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास किस तरह से हुआ है, इसको जानते हैं। तो 1971 में फ्रैंक मेरिनी एक विद्वान हैं, फ्रैंक मेरिनी, इनके द्वारा संपादित एक पुस्तक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव। इसका प्रकाशन जब हुआ और यहीं से नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिली।
तो याद रखिएगा 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव के प्रकाशन के साथ नए लोक प्रशासन को मान्यता हुई और ये रचना 1968 में आयोजित मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के निष्कर्षों पर आधारित है। और आप जान लीजिए कि नवीन लोक प्रशासन का बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था। इसके उदय और विकास के लिए जो प्रमुख कारक उत्तरदायी थे उनको जान लीजिए। तो नवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन का जो उदय था उसके विकास के लिए जो प्रमुख कारण उत्तरदायी थे उसमें सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हानि प्रतिवेदन था 1967 में, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, प्रथम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, मेरिनी और वाल्डो की रचनाओं का प्रकाशन और इसके अलावा द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988 और तृतीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 2008। ये सभी प्रतिवेदन, सम्मेलन और पुस्तक जो हैं ये सभी नवीन लोक प्रशासन के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आगे इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम पढ़ते जाएंगे कि सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हानि प्रतिवेदन जो था 1967, तो ये प्रोफेसर जॉन सी हनी जो कि सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, यहाँ से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं संबंधी अध्ययन करने का आग्रह किया गया और 1967 में हनी ने अपना प्रतिवेदन दिया। और इस प्रतिवेदन की प्रधान विशेषता ये है कि इसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया था और इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत और व्यापक बनाने पर बल दिया गया और संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया, कार्यपालक, व्यवस्थापन और न्यायिक तक उसे विस्तृत कर दिया गया। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि जो सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हानि प्रतिवेदन था इसमें जो है लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को व्यापक करने पर बल दिया गया था और इसमें कई जो बिंदु रखे गए थे वो कहीं न कहीं नवीन लोक प्रशासन के लिए विशेष महत्वपूर्ण थे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हनी प्रतिवेदन पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। एक तरफ इसका स्वागत किया गया, वहीं दूसरी तरफ इस प्रतिवेदन को लेकर तीव्र विवाद हुआ। प्रतिवेदन में जो मुद्दे उठाए गए थे वो महत्वपूर्ण थे, जो मुद्दे नहीं उठाए गए थे वो उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण थे। जैसे इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन की भूमिका विशेषकर विभाजित और उथल पुथल से युक्त समाज के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था और लोक प्रशासन का समकालीन सामाजिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये मुद्दा उठा और इस प्रतिवेदन ने अनेक विद्वानों को समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इस प्रतिवेदन ने सामाजिक समस्याओं का पूरी तरह समाधान न कर पाने पर वाद विवाद के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कार्य किया। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण विकास का चरण है लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967। तो इसमें आप देखिए कि ये सम्मेलन दिसंबर 1967 में अमेरिकी राजनीति शास्त्र परिषद और समाजशास्त्र परिषद द्वारा आयोजित किया गया और इसका आयोजन फिलाडेल्फिया में किया गया। इसमें जो विचारी मुद्दा था वो था लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार, उसका क्षेत्र, उद्देश्य और अध्ययन पद्धति। और इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने की थी। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि ये जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें रखे गए, जैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होना चाहिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं, अभिकरण हैं, नीति निर्माण करते हैं और एक विषय या अनुशासन के रूप में अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध केवल अमेरिका के लोक प्रशासन से होना चाहिए। नौकरशाही का अध्ययन, लोक प्रशासन वाणिज्य प्रशासन, लोक प्रशासन को व्यवसाय के रूप में अनुशासन और व्यवसाय से पृथक होना चाहिए। इसके अलावा लोक प्रशासन में आदर्शात्मक प्रशासन सिद्धांत और वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक सिद्धांत दोनों ही अव्यवस्था की स्थिति में हैं। फिर संगठनात्मक सत्ता संबंधी पिरामिड के आकार या पद सोपान की धारणा उचित नहीं है। लोक प्रशासन में प्रबंध का स्थान नीति और राजनीति संबंधी बातें लेती जा रही हैं। भावी प्रशासकों को व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समाज से संबंधित समस्याओं का लोक प्रशासन कोई उत्तर नहीं देता है। इसके अलावा विकासशील देशों की समस्याओं पर भी ये मौन है। लोक प्रशासन एक अनुशासन विषय तो है, लेकिन उसके अध्ययन के लिए समकालीन समाजशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सभी अध्ययन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
और लोक प्रशासन का मूल्य और प्रस्तावों से संबंध है, लेकिन इसको कभी आप देखिए कि वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। ये सारी चीज़ें कही गई। कुछ मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में कुछ का, इन विचारों में कुछ का पूरा समर्थन किया गया। इसलिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन को मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन का पुरोगामी और पथ प्रदर्शक सम्मेलन माना जाता है। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1961 बहुत ही महत्वपूर्ण है नवीन लोक प्रशासन के संबंध में। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 68 में हुआ, 1968 में, और इसमें वाल्डो एक लोक प्रशासन के विचारक हैं। 1968 में वाल्डो के एक लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, यानी क्रांतिकाल में लोक प्रशासन की भूमिका, तो ये लोक प्रशासन रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस समस्या पर प्रकाश डाला गया। दूसरा, लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी के विद्वानों की बात सुनना जरूरी था, क्योंकि पुराने और युवा विद्वानों में पीढ़ी का अंतराल दिखाई दे रहा था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वान औसतन 35 वर्ष से कुछ अधिक आयु के थे। उनमें से अधिकांशतः 51 से 69 वर्ष के थे, लेकिन मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में भाग लेने वाले अपेक्षाकृत कम आयु के यानी युवा थे। ये लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। इसी के परिणामों ने नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। देखिए, एक विचारक हैं मैथ्यू क्रेनसन। इन्होंने मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के निर्णयों को संक्षेप में व्यक्त किया है। पहला ये कि इस संपूर्ण वाद विवाद की पृष्ठभूमि में क्या कोई सामान्य विचार है, और दूसरा, क्या विचार नवीन है। तो इसमें केन्सन का विचार था कि कुछ सामान्य बातें हैं। प्राय सभी गोष्ठियों का ये निष्कर्ष है कि लोक प्रशासन के आदेशात्मक पहलू पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा, एक प्रश्न ये है कि समाज में प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या उसे पूरी तरह मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए या किसी नीति या विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, और यदि प्रशासक किसी विचार या मूल्यों से प्रतिबद्ध है तो वो क्या करता है या क्या करेगा। इसका उत्तर कुछ व्यक्ति ये देते हैं कि लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। दूसरा ये है कि परिवर्तन की अवस्था में संगठन को किन बातों या तत्वों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। क्या वातावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ प्रशासन में वातावरण के परिणामों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो कुछ बातों पर आप देखिए, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में कुछ बातों पे आम सहमति हुई। समूहों में ये आम सहमति थी कि लोक प्रशासन वैचारिक सर्वसम्मति पर विशेष बल दे, लोक प्रशासन को परिवर्तन का अग्रदूत होना चाहिए और उन्हें वातावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। तो ये मिन्नो-ब्रुक जो सम्मेलन था, इसने आप देख लीजिए कि मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन जो है निर्धन, दलित, सामाजिक असमानता का दंश भोग रहे व्यक्तियों का हिमायती होना चाहिए, ये रखा गया। और ये इसमें ये कहा गया कि वर्तमान स्थिति जो है, इस सम्मेलन के फलस्वरूप लोक प्रशासन की नई छवि उभर कर सामने आई और लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेत हो गया, और इसका जो सामाजिक समस्याएं थीं उनको उस जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व प्रशासकों पर डाला गया। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन के विकास में मेरिनी और वाल्डो की रचनाओं का प्रकाशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 1967 में FC मोशर की कृति गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन केसेज एंड कमेंटरीज जो है प्रकाशित हुआ, और इसमें प्रशासनिक क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन और सुधार की समस्याओं को उठाया गया। और 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसने नवीन लोक प्रशासन के बारे में विचार जो है स्पष्ट किए। और वाल्डो के द्वारा एक पुस्तक संपादित की गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, इसने मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 1980 में H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। इसने नवीन लोक प्रशासन के विविध विषयों पर प्रकाश डाला। और 1980 में ड्वाइट वाल्डो द्वारा रचित पुस्तक एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के 3 परिप्रेक्ष्यों, नागरिकोन्मुख नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही और जन प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि इन सार्वजनिक परिप्रेक्ष्यों को लोक प्रशासन में सही प्रकार से लागू किया जा सके तो लोक प्रशासन अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। और आप जान लीजिए, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन, प्रथम मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 के बाद
दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1988 में आयोजित किया गया था और इसमें नीति विज्ञान से संबंधित लगभग 60 विद्वानों ने हिस्सा लिया और इसके अध्ययन के क्षेत्र का विषय इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन था। और ये सम्मेलन अपने पूर्ववर्ती सम्मेलन से भिन्न था, जैसे विषय वस्तु, सहभागीकरण, चिंतन और समसामयिक परिस्थितियां थीं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला ये था कि द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में भी एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की स्थापना और विकास पर खुलकर चर्चा हुई और 1968 का सम्मेलन व्यवहारवाद का विरोधी था। वहीं 1988 का सम्मेलन लोक प्रशासन में व्यवहारवादी और सामाजिक विज्ञानों के योगदान के प्रति कटिबद्ध था। प्रथम और द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बीच 2 दशक का अंतर था। 20 वर्षों का अंतर कम नहीं होता है। 20वीं सदी के समय में जो प्रश्न उठे और सदी का अंत आते आते उनका परिवर्तन हो गया, लेकिन प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन ने द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के लिए आधार का कार्य किया और वैश्वीकरण, निजीकरण, नौ लोक प्रबंध, राज्य बनाम बाजार और अन्य प्रश्नों ने द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन को प्रभावित किया। और द्वितीय सम्मेलन में पूर्ववर्ती सम्मेलन की कमियां नहीं दोहराई गईं और इसमें लोक प्रशासन का अनुशासन अधिक अंतर विषयी होकर उभरा। इसी तरह 2008 में द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के जो है 1988 में आयोजित किया गया था। 2008 में द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 तक सिराक्यूज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। प्रथम और द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलनों के बारे में हमने मोटा मोटा अंतर जान लिया है। और जैसे पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन, इसमें राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले लोग थे भाग लेने वाले। द्वितीय मिन्नोब्रुक का सम्मेलन का जो संगठन था वो विस्तृत था, इसमें कई विषयों से संबंधित लोग थे। और आप देखिए, प्रथम और द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का अंतर हम शार्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रथम और द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो अंतर था वो अंतर थोड़ा सा एक तरह से विषयगत वैविध्य को लेकर था। जहाँ प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन उसका दायरा थोड़ा सीमित था, द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का दायरा विस्तृत हुआ। अब आइए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जो नवीन लोक प्रशासन था उसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली। अब आइए जानते हैं नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है। देखिए, नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसे अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया भी माना जाता है। और वाल्डो के नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सैद्धांतिक विचारधारा, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांतिक घोष है। ये ग्राहक उन्मुखी यानी कस्टमर ओरिएंटेड और मूल्यपरक है। ये जातिगत की तुलना में जनोन्मुखी अधिक है और ये विवरणात्मक की तुलना में निर्देशात्मक अधिक है। लोक प्रशासन के जो शास्त्रीय मूल्य थे दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और विकेंद्रीकरण, जबकि नवीन लोक प्रशासन मूल्यों के नवीन तथ्यों को प्रश्रय देता है। ये मानववाद, बहुवाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, व्यक्तिगत गरिमा, मौलिकता, सदाचरण आदि का समर्थक है। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य और नवीन लोक प्रशासन के जो घटक हैं उनको समझ सकते हैं। और नवीन लोक प्रशासन इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। ये नागरिक सहभागिता का समर्थक है और नौकरशाही के प्रति उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अब आइए देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको लिखना है एग्जाम में। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है। तो नवीन लोक प्रशासन का पहला लक्ष्य है प्रासंगिकता, दूसरा मूल्य या आदर्श, तीसरा सामाजिक मान्यता, चौथा परिवर्तन और पांचवा ग्राहक उन्मुखता। इन सब के बारे में आइए थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, ये क्या है। तो 1960 का जो दशक है ये उथल पुथल का था। समाज सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों में क्षमता और मितव्ययिता के पारंपरिक जो सिद्धांत थे वो अपर्याप्त लगने लगे थे और ये कहा गया कि इस विषय के पास समकालीन समाज की समस्याओं से जूझने की क्षमता नहीं रही, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार ये विषय अप्रासंगिक लगने लगा था। लोक प्रशासन की क्षमता के सिद्धांतों पर अनेक मौलिक प्रश्न उठे और मिन्नोब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के ज्ञान और व्यवहार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे। यानी लोक प्रशासन की क्षमता और मितव्ययिता क्यों, निर्णय के किस स्तर का उपयोग करें जिससे हम चयन कर सकें कि किस प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए, उनका उपयोग कैसे करना चाहिए,
कौन हमारे प्रश्नों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है, लोक प्रशासन से कहाँ तक हम लोग ज्ञान के सामाजिक और आचरण संबंधी आशय को समझ सके हैं, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के उपयोग क्या हैं और क्या वर्तमान समय में लोक प्रशासन वैसा ज्ञान प्रदान करता है जो समाज की कुछ संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सके। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें प्रासंगिकता के अंतर्गत शामिल हैं। प्रासंगिकता सहित व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण बनाने में ये जो है चीज़ें शामिल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता मूल्य है। तो नवीन लोक प्रशासन जो है ये आदर्शात्मक और मौलिक है और इसके पक्षधर लोक प्रशासन की वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। वे उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हो और इसके पक्षधर मूल्यहीन या मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों के त्यागने पर जोर देते हैं और सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाने के समर्थक हैं। ये पूर्व में लोक प्रशासन के मूल्यों को छुपाने और प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करते हुए समाज के दलित, दमित और सुविधाहीन वर्ग के प्रति झुकाव को महत्व देता है। इसलिए लोक प्रशासन को खुले रूप में उन्हीं मूल्यों को अपनाना होगा जो समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करें और समाज के दुर्बल वर्गों के लिए सक्रिय कदम उठाएं। तो नवीन प्रशासन जो है वो मूल्य निरपेक्षता की नहीं बल्कि मूल्य सापेक्षता की बात करता है। तीसरा सामाजिक समता यानी सोशल इक्वालिटी है। तो नवीन लोक प्रशासन के समर्थक सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन को जनोन्मुखी यानी पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए और लोक प्रशासन के जो अभिकर्ता हैं उनको लोगों के हित के लिए साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने के लिए दलित और वंचित वर्गों के लोगों की पीड़ा समझने और इस दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं ताकि उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो। परिवर्तन या बदलाव, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है और समय के साथ चलने पर जोर देता है। परिवर्तन के अभाव में प्रगति और विकास संभव नहीं है। इसलिए नवीन लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन की बात करता है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए जो लोक प्रशासन है इसका विचार ये है कि जो परिवर्तन है वो इसकी अनिवार्य विषय वस्तु है। शीघ्र परिवर्तित वातावरण के अनुरूप संगठन के नवीन रूपों का विकास किया जाना चाहिए। ग्राहक उन्मुखता या क्लाइंट ओरिएंटेड, तो नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण ग्राहक उन्मुखता है। इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। ये नागरिकों या उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान केंद्रित न कर उन्हें कैसे, कब और कहाँ इनका उपयोग करना है ये बताता है। ये नई सोच नवीन कार्यप्रणाली के द्वारा ये जन सेवक के रूप में कार्य करता है। अब आइए देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे भी खाली एक बार पूछ देगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो आप जान लीजिए कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर नवीन लोक प्रशासन के सभी समर्थक सहमत हैं। केंद्रीय मुद्दे और मुख्य विशेषताओं पर भी पूरी सहमति नहीं है। लोक प्रशासन के जो नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण है ये समयानुकूल और परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन की विचारधारा है। नवीन लोक प्रशासन ने नवीन विचारों की दृष्टि प्रदान की है जिससे हम नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं को पहचान सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नवीन लोक प्रशासन पूर्णतया मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण और मानवीय संबंधों का समर्थक है। ये परंपरागत लोक प्रशासन की यांत्रिकता और आर्थिक मानव की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। तो याद रखिए नवीन लोक प्रशासन मानवोन्मुख है और ये मानता है कि मानव में संपूर्ण बनने की सामर्थ्य है। दूसरा, नवीन लोक प्रशासन राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन को अस्वीकार करता है। साथ ही ये निजी और लोक प्रशासन के बीच के अंतर को भी स्वीकार नहीं करता है। दोनों प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के गुणों को अपना लिया है। तो इस तरह से नवीन लोक प्रशासन राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन और पब्लिक और प्राइवेट प्रशासन के अंतर को भी नकारता है। नवीन लोक प्रशासन निश्चित रूप से संबंधात्मक है। ये ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है और ये इस बात पर बल देता है कि नागरिकों को ये बताने का अधिकार होना चाहिए कि उनको क्या, किस प्रकार, कब करना चाहिए। निग्रो और निग्रो विचारक हैं। इनका कहना है कि लोक सेवाओं का अधिक प्रभावशाली और मानवीय वितरण उसी स्थिति में सार्थक सिद्ध हो सकता है जबकि ग्राहक केंद्रित प्रशासन के साथ लोक प्रशासन में नौकरशाही को दूर किया जाए। तो लोक प्रशासन को नागरिकों की रुचि और आवश्यकता अनुसार सेवा करनी चाहिए। ये नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है।
इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़ता है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की दीवार को लांघता हुआ उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मुकाम तक पहुंच गया है। ये परिवर्तन तथा नवीनता का समर्थक है और इसके साथ नवीन लोक प्रशासन पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अध्ययनों पर भी जोर देता है। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन परिवर्तनशील प्रशासनिक तंत्र, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का समर्थक है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू हो सकें। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक हितप्रद के कार्यों पर बल देता है, ताकि इसका जो लाभ है वो समाज के निर्धन और दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों को मिल सके। सातवां विशेषता है नवीन लोक प्रशासन ये मानता है कि यह एक प्रगतिशील विज्ञान है और वो इसे शीघ्र परिवर्तित वातावरण के अनुरूप ढालने के अनुकूल बनाना चाहते हैं और ये इसकी विशेषता दृढ़ता तथा यथास्थितिवाद का विरोध करते हुए नवीनता और लोचशीलता लाना है, यानी ये अस्थायी नहीं बल्कि गतिशील प्रशासन की बात करता है। इन विशेषताओं में नवीन लोक प्रशासन के उभरते हुए नए आयाम स्पष्ट होते हैं। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में निग्रो और निग्रो के विचार हैं। उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने रचनात्मक वाद विवाद को प्रेरित किया है तथा वे प्रशासन के सकारात्मक और नैतिक उद्देश्यों पर जो बल देते हैं उसका अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्यों और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मुख्य मुद्दे रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन को जो लोग नई बोतल में पुरानी शराब मानते हैं, वो लोक प्रशासन के विकास और परिवर्तन के पक्षधर नहीं माने जा सकते, क्योंकि लोक प्रशासन के विचारों, व्यवहारों, कार्यशैली और तकनीकों में जो नई प्रवृत्तियां आई हैं उसे समय के बहाव के साथ स्वीकार करना होगा और इसके सकारात्मक उद्देश्यों को समर्थन देना होगा। आइए देखते हैं, एक विचारक हैं ड्वाइल्ट वाल्डो। उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 विशेषताएं बताई हैं। क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन में जन सहभागिता यानी पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्रेडरिक्सन ने नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद कहा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और केंद्रीकरण रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों को एक नए सेट को प्रश्रय देता है। नवीन लोक प्रशासन में मुख्य रूप से मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत गरिमा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। और नवीन लोक प्रशासन इस बात पर विशेष बल देता है कि जो प्रशासन है वो मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है, ये सही नहीं है, और ये नागरिक सहभागिता और सड़क छाप अधिकारी तंत्र पर प्रतिवेश नियंत्रण का पक्ष पोषण करता है। और आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता आदि असंगत नहीं है और ये मत व्यक्त किया जाता है कि केवल दक्षता और मितव्ययिता से प्रतिबद्ध शासन अब भी अन्याय, असमानता और निर्धनता को चिरस्थायी बना सकता है। इसलिए नवीन लोक प्रशासन का महत्व इस बात में है कि ये मूल्य आदर्श की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, प्रासंगिकता या अनुरूपता और परिवर्तन। तो ये नवीन लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दे हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक लोक प्रशासन को ऐसे सिद्धांत और प्रतिमानों की खोज करनी चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रशासन के अनुरूप हों। इसलिए जॉन रॉल्स द्वारा कहा गया है कि मतपेटिका से परे लोकतंत्र लोक प्रशासन की विशेषता उसके मूल्यों के निर्धारण में भारी पुनर्गठन आवश्यक बनाता है। तो कुल मिलाकर नवीन लोक प्रशासन जो शास्त्रीय या क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो कमियां थीं, दोष थे, उनको दूर करने के लिए किन सिद्धांतों पर, तो मूल्य, सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता और परिवर्तन पर विशेष जोर देता है। आइए देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की आलोचना किन बिंदुओं पर की गई है। इसकी आलोचना ये कहकर की गई है कि ये एंटी पॉजिटिविस्ट यानी प्रति प्रत्यक्षवादी है, प्रति सैद्धांतिक है और प्रति प्रबंधक है। नवीन लोक प्रशासन को अनेक विद्वानों ने नए रूप में एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसके कुछ आलोचक इसे परंपरागत या क्लासिकल लोक प्रशासन का संशोधित रूप मानते हैं। कैंपबेल के अनुसार नवीन लोक प्रशासन की भिन्नता केवल परिभाषा के कारण है। सहज रूप से कहा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन का विषय मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक बल देता है।
रॉबर्ट टी ग्लूमबुस्की का कहना है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवाद का उद्घोष करता है, किंतु वास्तव में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों की यथास्थिति है। दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को मूल्य, नैतिकता, परिवर्तन और नवीन विचार दिए हैं। ये मुख्य मुद्दा है और इसे राजनीति शास्त्र के निकट लाने में भी योगदान दिया है। फिर भी इसकी कुछ आधारों पे जो आलोचना की जाती है उसको याद रखिएगा। पहला ये कि ये प्रत्यक्षवादी, सैद्धांतिक और प्रबंधक है। ये परिवर्तनवादी और तकनीक में यथास्थिति वाला है। यह एक अस्थायी तथा अल्पकालिक घटना है और बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसकी याददाश्त को और अधिक ओझल होने के लिए छोड़ दें। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन ने राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया और नेतृत्व से संबंधित विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, जो कि एक प्रकार से अतिक्रमण है। और नवीन लोक प्रशासन के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में बताए गए बदलाव के प्रचार से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन ये सभी आलोचनाएं सहजता से किसी को भी स्वीकार्य नहीं होंगी। निग्रो ने इसका मूल्यांकन करते हुए कहा कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मूल मंतव्य बन गए हैं। और संक्षेप में, नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार दोनों क्षेत्रों में व्यापक प्रवृत्ति में वर्णनात्मक के साथ आदर्शात्मक और विषय वस्तु में बहुविषयी होने के साथ तुलनात्मक भी है। अब आइए लास्ट में नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन देखते हैं। तो आप जानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने नए क्षेत्र और विचारों को जन्म दिया है, लोक प्रशासन की विषय वस्तु को और व्यापक बनाया है और इसके संदर्भ में एक नवीन एजेंडा बनाया गया, उसे क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। ये कार्यक्रम जो है ये लोकहित प्रधान है, जो जनोन्मुखी है, यानी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया और नेतृत्व से संबंधित विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण है, ऐसा कहा जाता है। चूँकि नवीन लोक प्रशासन में कुछ क्रांतिकारी तत्व हैं जो केवल विधानमंडल और लोकमत के समर्थन से ही क्रियान्वित किए जा सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन की अपनी सीमाएं और दोष भी हैं। फिर भी नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक कौशल और प्रविधि है उसका अभाव है। नवीन लोक प्रशासन की धारणा से लोक प्रशासन संबंधी परंपरागत धारणा और विचारों को गहरा धक्का लगा है और लोक प्रशासन का दायरा और क्षेत्र विस्तृत हुआ है। लोक प्रशासन की नवीन धारणा के अनुसार उसका समाज से सीधा संबंध जुड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और नवीन लोक प्रशासन की अत्यधिक प्रशंसा करना भी अव्यवहारिक है। भारत के संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो भारत में अभी नवीन लोक प्रशासन संबंधी धारणाओं का प्रसार नहीं हुआ है और ये विशुद्ध रूप से एक अमेरिकी धारणा है। भारत में वे परिस्थितियां नहीं पाई जाती जिनके फलस्वरूप नवीन लोक प्रशासन की धारणा का अमेरिका में विकास हुआ। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन विषय की भारत में अभी जड़ें भी गहरी नहीं हैं, धन का पर्याप्त अभाव है, बहुत ज़्यादा संकायों की स्थापना भी नहीं हुई है, थोड़े से लेखक ही उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। लोक प्रशासन को भारत में प्रकृति संचयी या डायरेक्टिव है और डायरेवेटिव है और यहाँ की राजनीतिक संस्कृति में नवीन लोक प्रशासन अपना स्थान नहीं बना पाया है। भारत में लोक प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे देश की ऐतिहासिक, संस्थागत और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। देश के वातावरण से लोक प्रशासन को जीवन और शक्ति अर्जित करने संबंधी और उपयुक्त प्रतिदान प्रणाली का विकास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने लोक प्रशासन के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन, उसका अर्थ, विशेषताएं, क्या क्या उसके प्रमुख अवयव या घटक हैं, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं, इनकी विशेषताएं, आलोचना और मूल्यांकन के बारे में पढ़ा। और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।